एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मोनी को उसके बेबी के साथ देखते हैं, जहाँ पर जिन्मो आता है और वो मोनी पर चिल्लाकर कहने लगा था कि तुम बच्चे को कैसे डिलीवर कर सकती हो स्कूल में। वो कहती है कि मेरे बच्चे की सांसें नहीं चल रही है, प्लीज़ इसे बचा लो। जिन्मो कहता है कि के को ना तुम्हारी ज़रूरत है ना ही इस बच्चे की। यहाँ में पता लगता है वो बच्चा किसी के नाम के आदमी का था। उसके बाद मोनी बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो, जिस पर जिन्मो उसका बेबी मांगता है। मोनी पहले नहीं दे रही थी। जिन्मो कहता है कि तुम इसे हॉस्पिटल लेकर जाओगी। अब मोनी को ना चाहते हुए भी अपना बेबी जिन्मो के हाथों पर सौंपना पड़ता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं और हम दामी को देखते हैं, जो अपने ग्रैंडपा के घर के बाहर आ जाती है और बेल रिंग कर रही थी। दामी के ग्रैंडपा उसे कैमरा में देख रहे थे। वो बार बार सॉरी मांग रही थी, लेकिन उसके ग्रैंडपा कैमरा ही ऑफ कर देते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहे थे कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक दरवाज़ा मत खोलना। यहाँ से सीन शिफ्ट करते हैं पुलिस स्टेशन की तरफ, जहाँ पर पुलिस दोहयुग को ले जा रही थी। वहीं पर किताक भी था। दोहयुग किताक को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हें यही सूट करता है कि तुम पुलिस स्टेशन में रहो। किताक को गुस्सा आ गया था और वो पुलिस के वहाँ पर मौजूद होने के बावजूद भी दोहयुग को एक रूम में ले जा लेता है। पुलिस वाले बाहर ही रह गए थे। वहाँ पर दोहयुग को मार रहा था। दोहयुग डर गया था कि कहीं ये मुझे मार ना दे। उनकी बातों से पता लगता है कि पहले दोहयुग किताक के लिए ही काम करता था, जो कि टबाक एंटरटेनमेंट का सीईओ है। अब किताक वहाँ पर दोहयुग से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। मुझे पता है कि तुम जिन्मो के लिए काम करने लगे हो, लेकिन तुम नहीं जानते जिन्मो से ऊपर भी कोई है जो कि उसे ऑर्डर देता है और वो टबाक एंटरटेनमेंट कंपनी को हथियाना चाहते हैं। मैं बस तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम उस आदमी का पता लगाओ कि वो है कौन। उसके कान में कुछ बोलता है। इतने में पुलिस अंदर आ गई थी और किताक को वहाँ से ले जा लेती है। इसके बाद हम मोनी को देखते हैं, जो अपने घर की तरफ जा रही थी। अभी तक सबको ये पता था कि मोनी काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती है और उसकी मॉम यूएस में रहती है, लेकिन रियलिटी ये नहीं थी। मोनी तो एक काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। जैसे ही वो घर पर जाती है, उसका एक भाई वहाँ पर हंगामा क्रिएट कर रहा था और अपनी मॉम से पैसे मांग रहा था। अब मोनी उसे चुप करने के लिए कहती है, लेकिन तभी उसका भाई मोनी को ही धमकाने लग गया था कि अगर तुमने एक वीक के अंदर रुपए का जुगाड़ नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम हान हुई सू से होंग मोनी कैसे बनी। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और मोनी अपनी मॉम के पास जाती है और वहाँ में पता लगता है कि मोनी की मॉम बोल नहीं सकती थी। वो साइन लैंग्वेज का यूज़ कर मोनी से बात कर रही थी। इसके बाद वापस हम दामी को देखते हैं, जो अब 2 घंटे होने के बाद भी बारिश में भीगती हुई अपने ग्रैंडपा को सॉरी मांग रही थी। वहीं कुछ दूरी पर हम राही को देखते हैं, जो गाड़ी में बैठकर दामी को ही देख रही थी और उसे याद आता है कि दामी के डैड ने उसे बताया था कि उसकी तबीयत बारिश से खराब हो जाती है और होता भी ऐसा ही है। दामी अब बेहोश हो गई थी, लेकिन राही उसके पास आती तो है, लेकिन बेल रिंग करके वापस भाग जाती है। अब वहाँ पर चाह बाहर आती है, जो देखती है कि दामी बेहोश पड़ी हुई है। वो उसे चेक करती है। उसका भी कोई इरादा नहीं था उसकी मदद करने का, लेकिन तभी हाउसकीपिंग भी बाहर आ गई थी और दामी को बेहोश देखकर वो एम्बुलेंस को कॉल कर लेती है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दामी के अडॉप्टेड पेरेंट्स पहुँच गए थे। दरअसल उन्हें चाह ने ही कॉल करके इन्फॉर्म किया था। वहाँ पर वो चाह से मिलते हैं, जो उन्हें बताती है कि राही एक बिल्कुल भी अच्छी मदर नहीं है। आप खुद ही सोचिए, जिसने बचपन में अपनी बेटी को छोड़ दिया, वो दोबारा अपनी बेटी को लेने के लिए क्यों आएगी। वो उसका सिर्फ यूज़ कर रही है चेयरमैन बोंग से रुपए निकालने के लिए। वो जस्ट उसके लिए एक एटीएम कार्ड की तरह है। आप उसका ध्यान रखिए और अपने साथ उसे ले जाइए। दामी की जो ये तबीयत खराब हुई है, उसका रीज़न भी राही ही है। राही ने रुपए लेने थे, इसीलिए दामी घर के बाहर बारिश में भीगकर माफ़ी मांग रही थी। ये सब राही के कारण हुआ है। वहाँ पर दामी के पेरेंट्स को विश्वास नहीं हो रहा था और वो कहते हैं कि नहीं, दामी तो उससे ट्रेन में खो गई थी और उसी गम में उसने आज तक शादी भी नहीं की है। चाह को हंसी आ जाती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने अभी एक ड्रामा लॉन्च किया है, जिसकी इन्वेस्टमेंट है $5000। अगर उसने ये इन्वेस्टमेंट टाइम से नहीं करी तो उसकी कंपनी सड़क पर भी आ सकती है और इसी के लिए उसने दामी का यूज़ किया है। अब हम देखते हैं कि राही भी हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। वो देखती है कि दामी को स्ट्रेचर पर लेटा कर ले जाया जा रहा है, लेकिन उसे देखकर भी उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि चेयरमैन बोंग वहीं पर आ रहे हैं, तो वो नाटक करने के लिए दामी के पास चली जाती है और रोने लगी थी कि तुम्हें ये क्या हो गया, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अपने ग्रैंडपा के घर के बाहर मत जाना। वहीं पर जैसे ही वो बोंग के पास जाती है, उन पर चिल्लाने लगी थी कि आपको अपने पैसों का इतना ज़्यादा घमंड है कि आपने मेरी बेटी की जान भी नहीं देखी, उसे वहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया। आपको पता है उसको काफ़ी सारी हार्ट सर्जरीज हैं, जिस पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था।
इसके बाद हम देखते हैं कि दोहयूक और गिताक को किसी और पुलिस स्टेशन में ले जाया जा रहा था और बीच में रेस्ट के लिए वो एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहाँ पर वो वॉशरूम में गए हुए थे और दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे कि उन दोनों ने कुछ प्लान किया हो। अब पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं और वो दोनों मिलकर पुलिस वालों को पीटने लग जाते हैं। अब गिताक दोहयूक की हथकड़ी खुलवा देता है और कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और उस आदमी का पता लगाओ कि वो कौन है। अब वहाँ पर दोहयूक तो भाग जाता है और गिताक को पुलिस वाले फिर से पकड़ लेते हैं। वापस से हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर राही दामी के एडॉप्टेड पेरेंट्स को एक्सप्लेनेशन देने लगी थी। तभी वहाँ पर उनके पेरेंट्स बोलने लगते हैं कि तुमने हमने झूठ क्यों कहा, तुम्हें 15 साल बाद दामी की याद कैसे आ गई, तुमने उसका यूज़ किया है ताकि तुम बिजनेस में की हेल्प ले सको। तुम्हें बताया था कि दामी को बारिश में भीगने में प्रॉब्लम हो जाती है, तब भी तुमने उसका ध्यान नहीं रखा। अब राही वहाँ पर अपने रूप में आ जाती है और कहती है कि तो क्या हो गया, मरी तो नहीं है ना वो। और राही ये भी नोटिस करती है कि चेयरमैन बोंग वहीं पर आ रहे हैं और वो अपना नाटक फिर से स्टार्ट कर देती है और ऐसे जताती है जैसे कि रुपए की ज़रूरत राही को नहीं बल्कि दामी के अडॉप्टेड पेरेंट्स को थी। वो कहती है कि दामी बारिश में भीगी है, उसका कारण तुम लोग हो, उसने तुम्हारे कर्जे को उतारने के लिए ये सब किया है, वो वहाँ पर रुपए लेने के लिए गई थी, वो भी तुम्हारे लिए। उसकी ऐसे बातें सुनकर चेयरमैन बोंग भी उसकी बातों में आ जाते हैं और सोचते हैं कि दामी के अडॉप्टेड पेरेंट्स ही उसे रुपए के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद वो दामी के पास चले गए थे जहाँ पर अब दामी को होश आ गया था और वो फिर से अपने ग्रैंडपा से सॉरी मांगती है। तब चेयरमैन बोंग कहते हैं कि मैं ड्रामा में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स से नहीं मिलोगी। और वहाँ पर वो उसे ये भी समझाते हैं कि खून के रिश्ते ही टाइम आने पर काम आते हैं। दामी को ना चाहते हुए भी उनकी ये शर्त माननी पड़ती है, लेकिन वो बाद में काफ़ी ज़्यादा रोती है। वहीं हम दामी के अडॉप्टेड पेरेंट्स को देखते हैं जो अब घर आ गए थे और घर जाकर वो दामी के कुछ पुराने मोमेंट्स को ध्यान करने लगते हैं कि जहाँ पर दामी एक छोटी बच्ची थी और वो स्कूल जाने से मना कर रही थी और काफ़ी तेज रोने लग जाती है क्योंकि उसके चेस्ट पर हार्ट सर्जरीज के कारण काफ़ी ज़्यादा स्टिचेस की निशान थी। और वो कहती है कि यहाँ पर बच्चे मेरा मजाक बनाते हैं, अब से मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। तो दामी के पेरेंट्स उन्हें अपना निशान दिखाने लगते हैं जो कि उन्होंने दामी को कन्विंस करने के लिए बनाए हुए थे और वो कहते हैं कि ये हमारा खानदानी निशान है। ये सुनकर दामी खुश हो जाती है। वापस से हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर अब ऑडिशन स्टार्ट हो गए थे और वहाँ पर मोनी भी पहुँची हुई थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सारा नाम की एक्ट्रेस आई हुई थी जिसे देखकर सारे के सारे कंटेस्टेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तो सारा ही सिलेक्ट होगी। वहाँ पर सारा के काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे थे। ऑडिशन स्टार्ट होने ही वाला था कि तभी मोनी को पता लगता है कि उसके बच्चे की डेथ हो गई है। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी कि उसके पास इस ऑडिशन को जीतने के अलावा कोई वे ही नहीं है। अब ऑडिशन स्टार्ट हो गया था जहाँ पर हम स्टेज पर सभी कंटेस्टेंट को देखते हैं। वो सभी वहाँ पर डांस कर रहे थे और मोनी नोटिस करती है कि सभी जजेस और पूरी ऑडियंस का ध्यान तो सारा से हट ही नहीं रहा है। वो डिप्रेस हो रही थी कि ये सब तो हो क्या रहा है, मैं क्या करूँगी। तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है और अंधेरे में कोई भी कंटेस्टेंट नहीं दिखाई दे रहा था। तभी हम देखते हैं कि मोनी ने रेडियम वाले कपड़े पहन रखे थे और उन्हीं कंटेस्टेंट्स के बीच में सिर्फ मोनी ही थी जो अकेली दिख रही थी। उसका डांस वहाँ पर सभी जजेस को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। राही को भी मोनी का डांस काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और एंड में मोनी ही इस ऑडिशन को जीत जाती है। इसके बाद हम चेयरमैन बोंग को देखते हैं जो कि एक आदमी से मिलने के लिए गए हुए थे और उनकी बातों से पता लगता है कि वो उस आदमी के ऑर्डर पर टैबैक एंटरटेनमेंट कंपनी को बैंकरप्ट करने वाले थे और इस काम के बदले वो आदमी बोंग को एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट देता है लैंड डेवलपमेंट प्लान का, जिसे देखकर चेयरमैन बोंग तो काफ़ी खुश हो गए थे और वो बोंग को किसी कुएं के पास वाली ज़मीन को खरीदने की बात भी करते हैं। और कौन है ये आदमी, ये हमें आगे के एपिसोड्स में पता लगेगा। और इसी के साथ हम इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।